पर आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट पुराने हैं वो समझ सकते हैं कि जिनका 100 प्लस भी मार्क्स आ रहा था, 105 के नीचे और 100 के आसपास आ रहा था, उसका भी प्रीलिम्स नहीं। क्वेश्चन बनाने वाली टीम को आप तभी समझ सकते हो जब आप पीवाईक्यू डीप एनालिसिस करते हो। कॉपी इवैल्यूएशन टीम है, उससे दिमाग को तभी समझ पाते हो जब टॉपर्स कॉपी डीप एनालिसिस करते हो। सारे कंटेंट को हैंड रिटेन नोट्स में लाना पड़ेगा और वहां से मल्टीपल रिवीजन करके एग्जाम हॉल के अंदर आप ले जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, अभी प्रीलिम्स एग्जाम का 6 महीना बचा हुआ है। 24 मई को आपका एग्जाम है और लगभग 6 महीना बचा हुआ है। तो आज हम लोग एक रणनीति डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स इस 6 महीने में हम लोग किस प्रकार से प्रीलिम्स के लिए आगे बढ़ें। इस बार आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट पुराने हैं वो समझ सकते हैं कि जिनका 100 प्लस भी मार्क्स आ रहा था, 105 के नीचे और 100 के आसपास आ रहा था, उसका भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। जबकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब आएगा, कट ऑफ आएगा जब रिजल्ट के बाद अप्रैल माह में, तो हम लोग देखेंगे 90 के आसपास होगा या मैक्सिमम 95 जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाला है। लेकिन काफी बड़ा सैंपल मेरे पास है जिसमें मैं देख सकता हूं कि 103, 104, 105 वाले का भी पीटी नहीं हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका 87, 90 मार्क्स आ रहे थे, उनका प्रीलिम्स इस बार 25 में हो गया है। तो दिखता है कि यूपीएससी का जो कुछ 6-7 सवाल के साथ जो वेरिएशन है, ऑप्शंस पता नहीं उसने एलिमिनेट किया क्या किया, वो बाद में मालूम चलेगा। लेकिन एक कॉमन चीज देखने को मिला है कि जिसका 110 या उससे प्लस मार्क्स है, तो उसका बुरा से बुरा कंडीशन में भी प्रीलिम्स हो गया है। तो पहला चीज आप समझ जाइए कि आपको 120 नंबर का तैयारी करना चाहिए कि 120 आना चाहिए प्रीलिम्स में। और मैं ये जीएस की बात चल कर रहा हूं। आज मैं सिर्फ प्रीलिम्स में जीएस की बात करूंगा, कभी सीसेट पे चर्चा करना होगा कर दूंगा, सिर्फ जीएस की बात। तो हम लोग बेसिक चीज से समझें। मैं आपको किसी भी एग्जाम को जब क्रैक करना होता है तो उस एग्जाम के पहले हम लोग जो क्रक्स को पकड़ते हैं, क्रक्स को देखते हैं कि भाई क्या ऐसा चीज है कि उस एग्जाम में हम फोड़ दें, बढ़िया नंबर लाएं। तो मैं कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई मेंस एग्जाम है, मान लीजिए यूपीएससी का ही मेंस एग्जाम है। आप बोलेंगे कि सर ये तो प्रीलिम्स की बात हो रही है, मेंस क्यों लिख रहे हैं। मैं कुछ समझाना चाहता हूं। अब इस मेंस एग्जाम को अगर आपको फोड़ना है, खूब नंबर लाना है, तो आपको दो टीम से दोस्ती करनी होती है। दो टीम के जो दिमाग को हैक करना होता है, समझना होता है। एक तो है मेंस का क्वेश्चन बनाने वाली टीम। क्वेश्चन बनाने वाली टीम को आपको दिमाग को हैक करना होता है। हैक करने का मतलब उसको, उससे दोस्ती करनी है, उसके दिमाग को समझना होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन बनाता है। दूसरा है कॉपी इवैल्यूएशन करने वाली टीम। कॉपी इवैल्यूएशन टीम, तो यूपीएससी का जो भी एक टीम होगा प्रोफेसर्स का जो कॉपी चेक करता होगा, तो उसके दिमाग को समझना होता है कि क्या देख के नंबर देता है। तो क्वेश्चन बनाने वाली टीम से आप कैसे दोस्ती कर सकते हो, कॉपी इवैल्यूएशन वाली टीम के दिमाग को कैसे समझ सकते हो। तो क्वेश्चन बनाने वाली टीम को आप तभी समझ सकते हो जब आप पीवाईक्यू डीप एनालिसिस करते हो। आई रिपीट, ये डीप एनालिसिस लोग छोड़ देते हैं, डीप एनालिसिस करते हो। जो कॉपी इवैल्यूएशन टीम है उससे दिमाग को तभी समझ पाते हो जब टॉपर्स कॉपी डीप एनालिसिस करते हो। पूरा तरीका है, हर चीज करने का तरीका है। डीप एनालिसिस करते हो।
जितने भी टॉपर्स हैं उनसे पूछेगा तो मालूम चलेगा पीवाई क्यू रगड़ दिया उन्होंने मेंस में। उन्होंने जो टॉपर्स कॉपी रगड़ दिया, खूब एनालिसिस किया। अब इसी फॉर्मूला को अगर प्रीलिम्स में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? जरा सोचिए, जो प्रीलिम्स में जो कॉपी चेक कर रहा है, कौन कॉपी चेक कर रहा है आपकी? कंप्यूटर कर रहा है। तो जब प्रीलिम्स में बात होगी तो कंप्यूटर, अगर आपने सही गोला भरा है तो मार्क्स मिलेगा, गलत गोला भरा है तो मार्क्स नहीं मिलेगा, बस यही समझना है। तो आपको गोला सही भरने का प्रैक्टिस करना है, उसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोला कैसे सही से भरा जाए कभी डिस्कस करेंगे। तो वो चीज आपको, आप बोलेंगे सर ये कौन सी बात हुई, गोला तो सब लोग सही भरता है। नहीं, अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया है तो मालूम चलेगा बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि सीरियस एस्पिरेंट भी एक दो गोला गलत भरते हैं। जो नॉन सीरियस हैं वो तो 10-10 गोला गलत भर के आते हैं। तो ये कंप्यूटर आपका चेक कर रहा है प्रीलिम्स में। तो जब प्रीलिम्स की बात करेंगे तो जो सारा फोकस जो है वो पीवाई क्यू पे आ जाता है। पीवाई क्यू का डीप एनालिसिस आपने किया है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरी बात, जब प्रीलिम्स में, तो यहां से एक निकल के आता है कि पीवाई क्यू का डीप एनालिसिस होना चाहिए। एक फैक्टर क्या निकल के आया कि सर पीवाई क्यू का डीप एनालिसिस होना चाहिए। दूसरी बात, और यूपीएससी जो है इसकी जो क्वेश्चन बनाने वाली टीम है प्रीलिम्स के लिए, तो यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी नहीं कराती है। यूपीएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की का प्रीलिम्स लेता है, उसके अलावा सीएपीएफ एग्जाम का प्रीलिम्स या एग्जाम लेता है। अभी ईपीएफओ का एग्जाम भी होने वाला है, वो एग्जाम लेता है। सीडीएस का एग्जाम लेता है, आपको एनडीए का एग्जाम लेता है, जियो साइंटिस्ट का एग्जाम लेता है, बहुत सारे एग्जाम लेता है। अगर आप सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका पीवाई क्यू आप एनालिसिस करते हैं, तो उसको अगर हम लोग नाम देंगे पीवाई क्यू, तो जो स्मार्ट बच्चे हैं जो ज्यादा नंबर लाते हैं, जब उनसे मैं बात करता हूं, क्योंकि मेरे टाइम पे तो सिविल सर्विसेज एग्जाम का पीवाई क्यू एनालिसिस करने से ही काम बन जाता था, क्योंकि ज्यादा लोग करते नहीं थे। अब लोग क्या कर रहे हैं कि सारे एग्जाम का रेलेवेंट पीवाई क्यू, रेलेवेंट क्यों, पॉलिटी है तो पॉलिटी के सारे एग्जाम के क्वेश्चंस, जिसको पीवाई क्यू प्लस कहते हैं, इस पीवाई क्यू प्लस का डीप एनालिसिस करना पड़ता है। डीप एनालिसिस इस पीवाई क्यू प्लस, सिविल सर्विस एग्जाम, सीएपीएफ, ये सारे एग्जाम का पीवाई क्यू का एनालिसिस जब करेंगे उसको बोलते हैं पीवाई क्यू प्लस का एनालिसिस। ये इसका अगर आप डीप एनालिसिस करेंगे, मैं आपको ये वादा करता हूं, मैं आपको बताता हूं, कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं, क्योंकि मेरा एनालिसिस किया हुआ है। यूपीएससी प्रीलिम्स में कम से कम 35 से 40 क्वेश्चंस का फायदा होता है। 35 से 40 क्वेश्चन, 70-80 नंबर का फायदा। आप बोलोगे क्या सर डायरेक्ट सवाल आता है? नहीं, डायरेक्ट नहीं आता है, कुछ डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन आपको जब इंटेलिजेंट गेस करते हो तो आपको वहां पे फायदा मिलता है। कोई ना कोई स्टेटमेंट में, कोई ना कोई आपको ऑप्शंस में फायदा मिल जाता है। तो इसलिए मैंने एक चीज जोड़ा है, डीप एनालिसिस। सिर्फ सवाल सॉल्व करने मात्र से काम नहीं बनेगा, सवाल सॉल्व कर लिया हो गया नहीं, आपको डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। 35 से 40 सवाल होगा। तो एक चीज यहां पे हमें, मैंने कोने में लिख दिया कि सर पीवाई क्यू प्लस का डीप एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, इस एग्जाम को क्रैक करना है तो अब ये जो एग्जाम है
इस एग्जाम में जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हो तो प्री एग्जाम में का 2 पार्ट है। मैं यहाँ पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक तो जीएस पेपर, एक सीसेट पेपर, नहीं मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। प्री एग्जाम में जीएस के अंदर 2 चीज एग्जाम हॉल के अंदर काम आते हैं, एक जो आपका ज्ञान है और दूसरा प्री एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो एप्टीट्यूड चाहिए। एप्टीट्यूड का मतलब, इस एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन सेंस। हो सकता है कि आपके पास कॉमन सेंस हो लेकिन एप्टीट्यूड डेवलप ना हुआ। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो ज्ञान के मामले में बहुत जानते हैं लेकिन जब प्रीलिम्स में बैठते हैं निकलता ही नहीं। क्योंकि जब प्री एग्जाम में जीएस की बात कर रहा हूं, 100 सवाल अगर आते हैं, आप कितने भी पढ़ लो, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, जो कॉन्फिडेंस होगा मात्र 35 से 40 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस होगा, जिसमें आपको पता है कि इस 4 ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन तो नहीं है, यही ऑप्शन आंसर है। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, वो मिनिमम 25 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और आपको करीब 55 से 60 क्वेश्चन या 50 से 55 क्वेश्चन, डिपेंड करता है आप कितना सवाल अटेम्प्ट करते हो। इन जनरल 85 से 90 सवाल तो अटेम्प्ट करते ही हो। इतना क्वेश्चन आपको इंटेलिजेंट गेस लगाना पड़ता है। इंटेलिजेंट गेस, तुक्का नहीं, इंटेलिजेंस गेस लगाना पड़ता है। ये जो इंटेलिजेंट गेस लगाना है, और देखिए ये 50% ज्यादा सवाल है, अबाउट 60-70% आपका इंटेलिजेंट गेस पे निर्भर करता है। वहां पे ये एप्टीट्यूड काम आता है। इंटेलिजेंट गेस लगाने में वो कॉमन सेंस चाहिए, प्री एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड चाहिए। एप्टीट्यूड में जैसे कि प्रेशर में बिखरना नहीं, प्रेशर हैंडलिंग, ये भी एप्टीट्यूड का पार्ट। इसमें और क्या चीज है, जैसे सही से गोला भरना, ये भी एप्टीट्यूड और कॉमन सेंस का पार्ट है। सिली मिस्टेक्स नहीं करना, जैसे बहुत सारे बच्चे कुछ क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ते हैं। जैसे पूछा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, नहीं वर्ड नहीं पढ़ा, है ना, ऑप्शन सही से नहीं पढ़ते हैं, फोकस नहीं होता है। तो बहुत सारा चीज इस पे निर्भर करता है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए, कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का मतलब है आपको सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना, लगभग 0 करना। सिली मिस्टेक्स जितना मिनिमाइज करोगे उतना फायदा में रहोगे, है ना। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड डेवलप करना आपको बहुत जरूरी है। तो दूसरा चीज हो गया, पीवाईक्यू प्लस से तो है ही, प्लस ज्ञान, ज्ञान हमें प्राप्त करना ही है या फिर रिवीजन के माध्यम से ज्ञान को कंसोलिडेट करना है। तीसरा पार्ट क्या हो गया, तीसरा पार्ट हो गया आपको एप्टीट्यूड, है ना। तो हमें अपनी तैयारी में इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, एक प्रोसेस से। मैं अधिकतर बच्चों को देखता हूं कि अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो वही 5 बार पढ़ लिया और ना पीवाईक्यू देखा ना कुछ। जितने बच्चे बस वो बुक पढ़ लिया, सवाल सॉल्व नहीं किए, सेंटर पे जाकर सवाल सॉल्व नहीं किए, 50 से 70 नंबर के बीच में आता है। वो कट ऑफ से 20-20 नंबर दूर होते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो एग्जाम का पैटर्न नहीं समझ पाए। अगर कोई बार सिर्फ लक्ष्मी, मतलब पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पॉलिटी लिया है, लक्ष्मीकांत रट लिया तो क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। एप्टीट्यूड कहाँ से लाएंगे? और पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस नहीं किया है तो कैसे, किस चीज पे फोकस करना ये मालूम कैसे होगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? दूसरी बात, इसको मैं मिटा रहा हूं, एग्जाम में जब सबसे टफ चीज है, समझना है इस चीज को, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे टफ चीज है कि जो आप साल भर पढ़े हैं, मान लो 1 वर्ष पढ़े हैं, उस चीज को एग्जाम हॉल के अंदर लेके जाना।
सबसे टफ चीज। क्या क्या पढ़ा आपने? आपके पास क्लास नोट्स है, आपने एनसीईआरटी पढ़ा, आपने किसी भी कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स पढ़ा, आपने कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़े, आपने कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़े, साथ में आप PYQ प्लस को सॉल्व कर रहे हो, कुछ टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, साल भर न्यूज पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, करेंट अफेयर मैगजीन पढ़ते हो, कुछ वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे तुम लोग। इन सब चीजों को एग्जाम हॉल के अंदर जो 2 घंटा आपको मिलेगा, कैसे वहां पे ले जाना, उस कंटेंट को वहां कैसे ले जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। और आप सोचोगे कि मैं 1-2 बार रिवाइज करके पूरा ले जाऊं, नहीं जा पाता। तो इसके लिए अगर एग्जाम हॉल के अंदर ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे? तो एक कॉमन सेंस बताता है कि सर हम सारे चीजों का खूब मल्टीपल रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे। और याद रखिए, जब ज्यादा कंटेंट, जो बिखरा हुआ कंटेंट होता है, उसका मल्टीपल रिवीजन करना बड़ा कठिन है, बड़ा टफ है। रिवीजन सबसे अच्छा, आप भी एक बार ट्राई कर लेना, सबसे अच्छा होता है अपने हाथ से बने हुए नोट्स का रिवीजन। कैसा रिवीजन? अपने हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन। हैंड रिटेन नोट्स का रिवीजन सबसे आसान होता है, और आप इसको मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ये जो सारा कंटेंट है, इसको संक्षिप्त रूप में इन सारे कंटेंट को हैंड रिटन नोट्स में लाना पड़ेगा, और वहां से मल्टीपल रिवीजन करके एग्जाम हॉल के अंदर आप ले जा सकते हैं। अब मेरे टाइम पे हैंड रिटन नोट्स, मतलब स्पेशली जो आपके प्रीलिम्स के लिए नहीं लोग बनाते थे। 2015 में, 16 में, 17 में ऐसे ही निकालते थे हम लोग, इसी चीज को मल्टीपल रिवीजन करते थे। लेकिन जब आप अब क्वेश्चन का ट्रेंड देखोगे, तो देखोगे कि एक ही क्वेश्चन में 3 सवाल है। एक स्टेटमेंट है बैकग्राउंड पे, एक स्टेटमेंट है कॉन्सेप्ट पे, एक स्टेटमेंट है करेंट अफेयर पे, एक ही क्वेश्चन में। आपको ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं कि आपको तीनों स्टेटमेंट याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था। पहले या तो करेंट अफेयर का सवाल है, या पहले कॉन्सेप्चुअल सवाल खूब पूछे जाते थे, आज भी पूछे जाते हैं, लेकिन 1 लाइनर वाला क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल सवाल। अब ऐसा नहीं है, अब एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों पार्ट होता है। इसीलिए जितने बच्चे, मैं बहुत बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ, जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, उनको पता होगा मैं कितने बच्चों से साल भर में 200-300 बच्चों के बीच बैठता हूँ। उसमें 50-60 बच्चे जो प्रीलिम्स निकालते हैं, खासकर जो नए बच्चे निकाल रहे हैं प्रीलिम्स, जिनको 120 प्लस मार्क्स आ रहा है, मैं सबसे पूछता हूँ तो बताते हैं कि सर मैं तो अब नोट्स बनाता हूँ। क्योंकि हाथ से नोट्स बनाना एक्टिव रीडिंग का पार्ट है, पैसिव रीडिंग नहीं। क्या? एक्टिव रीडिंग का पार्ट है। किसी बड़े चीज को छोटा करते हो, दिमाग बहुत प्रोसेस करता है, एक्टिव रीडिंग का पार्ट है। और जब हाथ से नोट्स बनाते हो, दिमाग बहुत प्रोसेस किया है उसमें, बाद में उसका रिवीजन करना आसान होता है। तो आपको एक प्रोसेस से चलना है जिसमें शॉर्ट नोट्स बने, उसका मल्टीपल रिवीजन हो, एक प्रोसेस से चलना है। आज उसी प्रोसेस पे हम लोग बात करेंगे, आज उसी प्रोसेस पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे हमेशा प्रोसेस पसंद है। मेंस में भी बिना प्रोसेस का लोगों का मेंस निकलता नहीं है।
महेंद्र सिंह धोनी के हम बड़े फैन हैं, उनका ये स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद है, जिसमें वो कहते हैं कि द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट्स, एंड इफ यू टेक केयर ऑफ द प्रोसेस यू विल गेट द रिजल्ट्स। मतलब रिजल्ट प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है। रिजल्ट प्रोसेस का बाई, अगर आपने सही प्रोसेस फॉलो किया है अपने आप रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान देना है कि अगले 6 महीना जो हम लोग टारगेट बना रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी अभी से शुरू करेंगे। मैं अभी ये नहीं कहता हूं कि पूरी तरीके से प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट कर जाइए आप, लेकिन अभी दिसंबर तक प्रीलिम्स आप और मेंस 50-50% लेके चल सकते हैं। उसके बाद आप प्रीलिम्स जनवरी से शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ हो चुका है प्रीलिम्स का। तो प्रोसेस से चलिए, बड़ा फायदा होगा। आज उसी प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने बताया, PYQ प्लस शॉर्ट नोट्स कैसे हम लोग बनाएंगे, उसको कैसे इंक्लूड करेंगे, टेस्ट सीरीज सबको कैसे इंक्लूड करेंगे, सब हम इस प्रोसेस में बताएंगे। अब पहले देखिए कि PYQ प्लस का क्या महत्व है। एक, जब आप PYQ प्लस को आप देखते हो तो आपको PYQ को जब देखते हो, यूपीएससी का क्या ट्रेंड रहा है, तो मालूम, उससे पहले ये पता करना होता है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं। अब ज्यादा किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जैसे मान लो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये सब कोर सब्जेक्ट है, तो हमें उस पर ऑब्वियसली ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट्स का पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये सब स्ट्रांग होता है। अगर आपका वो वीक है तो आप ज्यादा पिछड़ जाओगे, है ना, ज्यादा पिछड़ जाओगे। तो आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करना होता है। अब जैसे कि इसमें मैंने पॉलिटी चुना, तो अब देखिए पॉलिटी में दिख रहा है कि 15, 14, 12, 16, 18 एवरेज है, 15 से 17 सवाल पॉलिटी में पूछे जाते हैं। अब ये 15 से 17 सवाल पूछे जाते हैं, तो ये क्या ट्रेंड रहा है, तो हमें ये भी दिखता है कि पिछले 10 साल में अगर 175 सवाल पूछे गए पॉलिटी गवर्नेंस से, उसमें 10 साल में 25 सवाल संसद से पूछा गया है, मतलब 2.5 सवाल का एवरेज है। उसी प्रकार से फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार और कर्तव्य से 28 सवाल, मतलब 2.8 सवाल का एवरेज है। उसी प्रकार से प्रियम्बल से 6 सवाल, मतलब आधे सवाल का, छोटा सा चैप्टर है, आधे सवाल का एवरेज है ना। उसी प्रकार से आप जब देखते हो तो सरकारी योजना, ठीक है, उससे 19 सवाल पूछे गए हैं। कार्यपालिका 10 सवाल पूछा गया है, मतलब 1 सवाल का एवरेज है। जब आप देखते हो कि नागरिकता, पिछले 10 साल में मात्र 1 सवाल पूछा गया, वो भी सिंपल। नागरिकता में आजकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई मतलब नहीं। जब PYQ का ट्रेंड एनालिसिस करोगे, पूछा ही नहीं गया ये सब आजकल, तो हम मतलब हमें उसको छोड़ना है, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है ना। उसी प्रकार से आप जो संघीय विधान मंडल, अच्छा संसद यही है, संसद तो 25 बोल दिया, और राज्य का जो विधान मंडल है वो 3 सवाल पूछे गए। तो हमें उस चार्ट से समझ में आ जाता है कि किस चैप्टर पे हमें फोकस करना है। उसके बाद जरा मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं आपके लिए कि ट्रेंड एनालिसिस से क्या फायदा होता है। जैसे आर्टिकल 21 है, अब आर्टिकल 21 पे जरा देखिए, 2018 में निजता का अधिकार पूछा गया आर्टिकल 21 पे। 2019 में पूछा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना, आर्टिकल 21। फिर 21 में पूछा, देखिए एक साल, अगले साल पूछा कि निजता का अधिकार, फिर आर्टिकल 21। फिर 23 में पूछा विधि की सम्यक प्रक्रिया, आर्टिकल 21 है अलग, निजता के अधिकार पे नहीं है, लेकिन सम्यक प्रक्रिया आप आर्टिकल 21 में ही, भाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखा हुआ है, जब मेनका गांधी केस पढ़ते हो तो यहाँ पे सम्यक प्रक्रिया समझते हो। फिर निजता का अधिकार 24 में पूछा, आर्टिकल 21, मतलब आर्टिकल 21 का डिटेल में करना है।
कब क्या सवाल पूछ दे यू डोंट नो, है ना। उसी प्रकार से जरा आगे देखिए, जब हम लोग अनुसूचियों का सवाल देखते हैं, पांचवी और छठी अनुसूची इन जनरल बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए 2015 में पूछा फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, उसके बाद 19 में फिर पूछ रहा है आपको किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन और निजी पक्षकार, वही आपका पांचवा शेड्यूल पूछा है। फिर आपको फिर से फिफ्थ शेड्यूल पूछा है 22 में। 23 में फिर से अनुसूचित क्षेत्र मतलब फिफ्थ शेड्यूल के संदर्भ में पूछा है। मतलब 10 साल में 15 से 25 के बीच में, वैसे 25 में एक सवाल और पूछा है, तो टोटल 5 सवाल हर अल्टरनेटिव मतलब 2 साल में एक बार पूछ देता है, फिफ्थ या सिक्स शेड्यूल। अब बताइए आपको इसको डिटेल में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ट्रेंड एनालिसिस करके आपको निकालना चाहिए कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब जरा यहां देखिए, संवैधानिक सरकार 2020 में पूछा, 2021 में फिर से संवैधानिक सरकार सेम सवाल पूछा, संविधान का मुख्य प्रयोजन संवैधानिक सरकार 23 में पूछा, उसके पहले भी एक बार पूछ चुका है। तो सेम सवाल आपको बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने पॉलिटी जस्ट एग्जाम्पल के रूप में लिया, यूपीएससी भी क्या करे, कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनफाइनाइट नहीं है, हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट लिमिटेड है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डीप जाने लगेगा तो सबके लिए डीप है। तो आपको ट्रेंड एनालिसिस करके जो कॉमन टॉपिक है उसका लिस्ट बनाना चाहिए हर एक चैप्टर में, उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसी को बोलते हैं 80-20 रूल। 80% फोकस हमारा कहां होना चाहिए, जो आपका PYQ प्लस, मैं तो कहूंगा प्लस, PYQ प्लस में जहां CAPF का भी क्वेश्चन देख रहे हो, सिविल सर्विसेज का भी क्वेश्चन देख रहे हो, CDS का भी क्वेश्चन देख रहे हो, बार बार थीम रिपीट हो रहा है, उसको 80% टाइम देना। और जो रिपीट नहीं हो रहा है कम इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने नागरिकता वाला चैप्टर बताया कि 10 साल में एक ही बार पूछा गया है, तो भी उसको छोड़ना नहीं है, 20% टाइम देना है। हमारा मुख्य फोकस क्या होगा, PYQ प्लस होगा, ठीक है। अब जरा आपका एक फ्रेमवर्क मैं बना देता हूं कि सर, एक तो आपने समझाया PYQ प्लस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां से प्रूफ किया। PYQ क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां से प्रूफ किया। दूसरा, हैंड रिटन नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने बताया, मैंने बताया आपको। अब किस प्रकार से सब चीज को हम अच्छे से करें कि एक ही जगह सब चीज आ जाए, तो उसके लिए मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, विजन IAS, मतलब अगर आपके जिस शहर में हैं आप और विजन का टेस्ट सेंटर है, तो मैं हमेशा हमेशा ऑफलाइन टेस्ट सेंटर, ऑफलाइन टेस्ट देने को सपोर्ट करता हूं, है ना। और आपको पता है कि प्रीलिम्स में विजन का टेस्ट कितना क्वालिटी का रहता है। तो अगर आपके आसपास भी अगर टेस्ट सेंटर है कि भाई, अगर आप लखनऊ में जैसे विजन का टेस्ट सेंटर है, आप कानपुर में रह रहे हो, तो जा सकते हो देने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सेंटर के अंदर जाना बड़ा इंपॉर्टेंट। तो कैसे सब चीज करें, तो जैसे कि आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, और टेस्ट सीरीज याद रखना है, जो ज्वाइन करोगे जैसे उसमें शेड्यूल मिलता है कि पहला टेस्ट है आपका 6318, पहला टेस्ट है मान लीजिए 6318, ये पहले शुरू हो चुका है, मैं एग्जाम्पल के रूप में लेके आया हूं। इसमें ये चैप्टर्स हैं, इस टेस्ट की मुझे तैयारी करनी है, एक सप्ताह बाद मुझे जाके टेस्ट देना है सेंटर में, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आपको किस प्रकार से अपना, इसको मैं मिटा रहा हूं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए और शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, वो मैं आपको यहां डिटेल में बताता हूं।
चलिए, ये टेस्ट है 6318। इसमें चैप्टर्स हैं जो संविधान के संबंध में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था या संविधानवाद ये सब है, विधि का शासन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एक चैप्टर है। दूसरा है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, मतलब संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो संवैधानिक विकास एक चैप्टर है। तीसरा आपको भाग एक या फिर तीसरा चैप्टर है प्रस्तावना। चौथा चैप्टर है आपका भाग एक, जिसमें संघ व उसके राज्य क्षेत्र हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाग एक। भाग दो नागरिकता संबंधी प्रावधान है। फिर भाग तीन फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी भाग चार है और फंडामेंटल भाग 4A है। ये सिलेबस है, इसकी तैयारी मुझे एक सप्ताह में करना है। टेस्ट को टारगेट रखिए, टेस्ट वाइज आप तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो ये समझना है कि जो नोट्स है आपका लूज शीट में बनना चाहिए। तो जो कुछ रूल मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लें या फिर ध्यान देना है इस पे कि आपके जो नोट्स हैं A4 शीट में बनना चाहिए, वो भी लूज शीट में। दूसरा रूल है न्यू चैप्टर का जो नोट्स है वो न्यू शीट में बनेगा। न्यू चैप्टर न्यू शीट। आप ध्यान रखिए, जैसे कि प्रेम्बल है तो एक शीट में उसका नोट्स बना लिया, लेकिन फंडामेंटल राइट में 2-3 शीट लग सकता है, बड़ा चैप्टर है। लेकिन जब नया चैप्टर डीपीएसपी पे जाएंगे तो नया शीट लेंगे। अगर फंडामेंटल राइट का पीछे का पेज खाली रह गया तो उस पर नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भविष्य में वैल्यू एडिशन के लिए शीट ऐड करना पड़ सकता है। दूसरी बात, हमें उसको रीअरेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि रीअरेंज चीजों का रिवीजन बहुत शानदार तरीके से होता है। ये आपका मैंने 2 रूल बनाया, आपको इस प्रकार से चलना है। अब एक शीट लिया, A4 शीट एक लिया, उस A4 शीट में एक A4 शीट लिया, ये एक A4 शीट है। एक अलग A4 शीट है, ये। हर एक चैप्टर के लिए एक एक A4 शीट लिया और इस पे जैसे लिख दिया फंडामेंटल राइट, यहां पे लिख दिया प्रस्तावना। एक और A4 शीट लिया, वहां पे लिख दिया डीपीएसपी। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 A4 शीट लीजिए, उस पर चैप्टर का नाम लिख दीजिए। बीच में आप लाइन सब में खींच दें। आप बोलेंगे सर इतना क्यों बता रहे हो, आपको आगे समझ में आएगा। ध्यान रखना है कि यहां पे जो आपका शुरुआत कैसे करेंगे, जब तैयारी करना है हमको चैप्टर फंडामेंटल राइट, मान लो प्रस्तावना का तैयारी करना है, तो एक तो क्लास नोट्स खट से रिवाइज किया, आपके जो प्रिंटेड नोट्स अगर पढ़ा है तो उसको रिवाइज किया, या रेफरेंस बुक खट से प्रस्तावना रिवाइज किया। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत रिवाइज किया। और PYQ प्लस सॉल्व करना है। PYQ प्लस के लिए बुक्स आते हैं, है ना, जहां पे सब एग्जाम का PYQ एक साथ दिया रहता है। तो PYQ प्लस सॉल्व करना है, और जो चीज आपको नहीं आ रहा है या फिर जिस चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसको आधे पेज में नोट डाउन कीजिए। तो प्रस्तावना संबंधी जो चीज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, जैसे प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा का पार्ट है, SR बोमई केस में बोला गया, तो ये चीज नहीं पता है तो यहां लिखेंगे, PYQ प्लस से समझ में आएगा। तो उससे क्या होगा कि प्रस्तावना से संबंधित यूपीएससी ने जितने सवाल पूछे हैं, तो 40-50 सवाल आप एक साथ करोगे विद एक्सप्लेनेशन। इस रिवर्स इंजीनियरिंग से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। उसी प्रकार से फंडामेंटल राइट के
PYQ प्लस आपने सॉल्व किया और उसको जो चीज नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन किया, पीछे वाले पेज पे भी आधा ऐसा ही स्पेस होना चाहिए। उसी प्रकार से DPSP में आपने PYQ प्लस को आधे पेज में नोट डाउन किया, लेकिन आधा पेज बचा हुआ है। ये आधा पेज आपका अपडेट है। ये क्या है? अपडेट है, जिसको फ्यूचर में अपडेट करेंगे। मैं बताऊंगा कहां अपडेट करेंगे। अब ये PYQ प्लस सॉल्व करके उसको रिवाइज करके और क्लास नोट्स को भी आपने रिवाइज कर लिया, जाके सेंटर पे टेस्ट देना है। 6318 टेस्ट कोड को देना है विद OMR शीट। उसके बाद जब टेस्ट 2 घंटा देते हैं, उसके बाद आके, और मैं तो सबको कहता हूं कि जो एग्जाम में टाइम है 9:30 से 11:30, वही टाइम पे जाके टेस्ट देना है, ताकि आपका एग्जाम हॉल का सिमुलेशन बनता रहे। उसके बाद आके घर पे थोड़ा खाना पीना खाइए, रेस्ट कीजिए। अब इसका पेपर का एनालिसिस होना चाहिए। टेस्ट देने का मतलब है आपका टेस्ट है, आपको अपने आप को टेस्ट करना है, तो उसके लिए एनालिसिस होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन उसमें फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन है, वो टेस्ट पेपर से, टेस्ट से यहां पे अपडेट करेंगे। तो 6318 में जो भी फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन हैं उससे यहां पे अपडेट होगा। उसी प्रकार से प्रस्तावना में और वही चीज लिखेंगे जो नहीं आता है या कॉन्फिडेंस नहीं है। तो 60 जो टेस्ट है इससे हम यहाँ पे अपडेट करेंगे आधे पेज पे। उसी प्रकार से यहाँ पे अपडेट टेस्ट से करेंगे, एनालिसिस करके करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी PYQ प्लस और टेस्ट दोनों हमारे एक शीट में आ गए। फ्यूचर में फंडामेंटल राइट पे कुछ करेंट अफेयर आता है, या आप मैगजीन पढ़ते हो और करेंट अफेयर आता है, उसको यहीं पे नोट डाउन शॉर्ट में कर लीजिए, है ना। अगर जगह नहीं है तो एक्स्ट्रा पेज लगा लीजिए, शीट लगा लीजिए, यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। तो आपके मैगजीन के या फिर आपके PT 365 के अपडेट भी यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो इससे अब 3 चीज आपके इसी शीट में आ गए, PYQ, टेस्ट सीरीज के और करेंट अफेयर के। अब ये एक स्टेप और बचा हुआ है। क्या है कि जब आपने टेस्ट दिया, जब आपने टेस्ट दिया 6318 का आपने टेस्ट दिया, तो एक, जब उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो एक A4 शीट में इसका रिपोर्ट बनाने की जरूरत है। ज्यादा लंबा नहीं, एक A4 शीट में रिपोर्ट बनाने की जरूरत है। पहले पेज में क्या किया, इस शीट में कितने पेज होंगे? 2 पेज होंगे। तो पहले पेज में यहां लिख लिया टेस्ट 6318 रिपोर्ट बना रहे हैं। इसमें चैप्टर का नाम जो मैंने शुरू में लिखवाया था, तो चैप्टर का नाम आप लिखे हैं। इसमें फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, इस प्रकार से चैप्टर का नाम है। कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपके करेक्ट हुए, ये चार्ट बनना चाहिए ताकि मालूम चल पाए। दूसरे पेज में आप लिखेंगे कौन से आपके वीक चैप्टर्स हैं, कौन से आपके वीक चैप्टर्स हैं। इस वीक चैप्टर, मान लीजिए कि आपका DPSP वीक है, मान लीजिए आपका प्रस्तावना चैप्टर वीक है, तो इस चैप्टर का नाम, वीक चैप्टर का नाम आपने लिख दिया। दूसरा चीज ये भी होना चाहिए, सिली मिस्टेक्स क्या हुए हैं आपके। तो जैसे मैंने 5 क्वेश्चन नंबर फलाना फलाना को गलत पढ़ा, मैंने 3 क्वेश्चन के ऑप्शन गलत पढ़े, मैंने पढ़ने में ये गलती किया,
अपनी गलतियों का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। इसी चीज को आप, इसी गलती को देख के, इसी मिस्टेक्स को देख के आप अगले एग्जाम में सतर्क रहोगे। मैं आपको बता रहा हूं, 2-3 टेस्ट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी तुम करोगे सिली मिस्टेक्स, लेकिन बार बार आके अपने गलतियों को डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो क्या होगा, 5वें 6ठे टेस्ट से वो गलती कम होना शुरू हो जाएगा। मैं अक्सर देखता हूं लोग कि सबकॉन्शियस माइंड में पता होता है कि मैं ये गलती कर रहा हूं, लेकिन सुधार नहीं कर पाते। उसके पीछे मेन कारण क्या है, वो रिपोर्ट नहीं बनाते। तो एक शीट में रिपोर्ट बनाना है, अब उस रिपोर्ट को अपने पेपर के ऊपर स्टेपल कर दीजिए कि हमेशा के लिए रहे। तो अभी तक हम यहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं, ये जो कितने रॉन्ग हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, उससे हम वीक चैप्टर पता लगा चुके हैं। अब असली गेम आता है, अब असली गेम आता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो है संधान। जब भी आप विजन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, साथ में संधान जरूर ज्वाइन कीजिए। क्या है संधान? तो जब आपको ये मालूम चल गया है कि आपके वीक चैप्टर्स कौन कौन हैं, मालूम चल गया है, तो आप क्या करोगे, संधान पे गए और वहां पे आपको डैशबोर्ड पे सब्जेक्ट का नाम पूछेगा, आपने पॉलिटी सिलेक्ट कर दिया। चैप्टर का नाम पूछेगा, डीपीएसपी सिलेक्ट कर दिया। चैप्टर का नाम जो पूछा आपने क्या कर दिया, डीपीएसपी सिलेक्ट कर दिया। आपसे पूछेगा कितने क्वेश्चन बनाना चाहते हो, टेस्ट आपके लिए जो बनाएगा संधान, कितने क्वेश्चन बनाना चाहते हो, आपने 30 क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिया। ऑनलाइन 30 क्वेश्चन का आपके पास क्वेश्चन पेपर बन के आ जाएगा। डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन ही आपको टेस्ट देना है। उसके बाद जब 300 पेपर दे दिए, सॉरी 300 क्वेश्चन दे दिए, तो उसके बाद उसका एनालिसिस आएगा। अब उस डीपीएसपी के 30 क्वेश्चन का एनालिसिस है, आप पढ़ के उसको देख रहे हो कि मेरी क्यों गलती हुई, मैंने क्या ऑप्शन भरा, एनालिसिस कर रहे हो। और जो चीज नहीं आता है, जो न्यू इंफॉर्मेशन है ना, जैसे कि उसमें आपको पहली बार मालूम चला कि डीपीएसपी में अभी तक 4 ही संशोधन किए गए हैं, जिससे 7 आर्टिकल नए जोड़े गए। एक्चुअली 7 आर्टिकल नहीं, 6 आर्टिकल नए जोड़े गए, एक आर्टिकल को परिवर्तित किया गया। ये मालूम चला, ये इंफॉर्मेशन मालूम चला। खट से क्या किए, गए अपने डीपीएसपी वाले शीट में, ये आपका डीपीएसपी वाला शीट है, इसमें संधान जो है आपका, संधान उसका भी वैल्यू एडिशन कर दिया यहीं पे। जो फंडामेंटल राइट में भी संधान से जो आपको सीखने को मिला, यही वैल्यू एडिशन कर दिया। अब जरा देखिए कि एक शीट में क्या क्या आ चुका है। एक शीट में आपका क्या क्या आ चुका है, पीवाईक्यू आ गया, टेस्ट सीरीज का अपडेट हो गया, करेंट अफेयर का अपडेट हो गया, और संधान का अपडेट हो गया। कुछ और भी कहीं से जानकारी मिलता है तो अपडेट करते रहिए। ये जरूर ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि हर चीज उसमें लिख दें, जो चीज आता है वो भी लिख दें, है ना। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मैंने बहुत बच्चों का शॉर्ट नोट्स बनवाया है। आपको लग रहा होगा कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार 2-3 दिन इस पे टाइम दोगे तो इस प्रोसेस से चलोगे, उस पर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब फाइनल कंक्लूड करते हैं कि जो मैंने अभी बताया, उसमें जो मैंने अभी बताया आपको, उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस लेके चलेंगे, उसको एक बार फाइनल आपको बता दूं कि किस प्रोसेस को, जो इस प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप्स है।
पहला स्टेप तो ये है कि भाई टेस्ट पता लगाना है कि कौन सा आपको देना है। तो टेस्ट जैसे 6318 मैं एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूं, है ना, 6318 टेस्ट आपको देना है। तो ये मालूम चल गया, इससे आपको इसका सिलेबस मालूम चल गया, मतलब चैप्टर्स मालूम चल गया। अब हम चैप्टर वाइज काम करेंगे। क्या चैप्टर वाइज काम करेंगे? जो चैप्टर है उसका PYQ प्लस लगाएंगे। लगाने का मतलब एनालिसिस करेंगे। उसके बाद PYQ प्लस का नोट्स बनाएंगे आधे पेज में, आधे पेज में नोट्स बनाएंगे। उसके बाद ये जो PYQ प्लस है, जितने जो नोट्स हैं, उस नोट्स को रिवाइज करके हमें क्या जाना है? टेस्ट देना है, टेस्ट देना है। उसके बाद जब टेस्ट दे के आएंगे तो उस टेस्ट का हमें क्या करना है? एनालिसिस करना है। उस एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाना है, और रिपोर्ट बनाने के साथ साथ इस टेस्ट का नोट्स बनाना है। टेस्ट का नोट्स बनाना है। ये नोट्स कहां बनाएंगे? इधर वाले आधे पेज पे, है ना। उसके बाद क्या स्टेप है? जो वीक चैप्टर्स हैं, जो वीक चैप्टर्स है, उस वीक चैप्टर को कहां से आप सॉल्व करेंगे? संधान से सॉल्व करना है। बड़ा शानदार 25,000 क्वेश्चन है संधान में, 25,000 क्वेश्चन, और एक विजन का क्वेश्चन है, क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। संधान से आप क्या करोगे कि अपने नोट्स में अपडेट करोगे। कहां अपडेट करोगे? यही राइट साइड में संधान से अपडेट करोगे। तो आपके पूरा जो जैसे पॉलिटी है 70-80 शीट में नोट्स बन जाएगा। ध्यान रखना, लूज शीट है, इधर उधर फेंक मत देना। इसके लिए क्लियर बैग फाइल्स आप ले लें, खरीद लें। तो पूरा जितने सब्जेक्ट अगर प्रीलिम्स में देखेंगे तो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, IR है, और साइंस टेक है। ये जो 8 सब्जेक्ट है, तो आपको 8 फाइल खरीदना है। 8 फाइल खरीदना है। क्लियर बैक फाइल 20 रुपए का आता है, आराम से बंद कर देते हो A4 शीट डाल के, कोई स्टेपल नहीं करना है। और अपने A4 शीट का जो नोट्स बनाते हो उसी सब्जेक्ट वाइज उसमें डालते जाइए। आज से 2-3 महीने में ही आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन अगर एक सब्जेक्ट में देते हो तो आप दिसंबर में, मैं ये भी आपको बना के दे देता हूं कि पॉलिटी और इकोनॉमी दिसंबर में समाप्त हो जाएगा विद नोट्स, और हर एक वीक आपको एक टेस्ट देना है। जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट जनवरी में समाप्त हो जाएगा। मॉडर्न इंडियन और आर्ट एंड कल्चर, और कम समय लगेगा इसमें, चलो इसमें फरवरी में समाप्त हो जाएगा, और ये दोनों आपका मार्च में समाप्त हो जाएगा। वैसे मार्च 15 तक आपका पूरा समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि IR में 1 सप्ताह और साइंस टेक में 1 सप्ताह, इसमें भी 1 सप्ताह और इसमें 10 दिन, तो मैक्सिमम 10 से 15 मार्च तक आपका समाप्त हो जाएगा। फिर मार्च अप्रैल में जो आपको मिला जुला के 70-80 दिन मिलेगा, उसमें टेस्ट देना है। और जो आपके हाथ से बने हुए नोट्स हैं उसको बार बार रिवाइज करोगे, 10 रिवीजन हो जाएगा, 10 रिवीजन। यही प्रोसेस है ना। तो प्रोसेस से अगर आप चलते हैं तो जो मैंने पहले पेज में पूरा पहली बार स्टार्टिंग में बताया था कि सारा कंटेंट देखिए, उस शीट में देखिए PYQ भी है, उस शीट में आपके टेस्ट वाले नोट्स भी हैं, उस शीट में आपके संधान भी हैं, उस शीट में करेंट अफेयर भी है। उसको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। 120 प्लस मैंने
मतलब 10 बच्चा पे एक्सपेरिमेंट किया है, 120 प्लस मार्क्स आता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप ये मेथड फॉलो कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसे भी आपको विजन में मेंटर्स हैं, वो आपको सिखाएंगे। आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं और खूब मेहनत कीजिए, मेहनत चाहिए, है ना? चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अभी से प्रीलिम्स के लिए लग जाइए। हाँ, दिसंबर तक मेंस भी लेके चलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।